नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे वहां से नंबर लेकर कॉल भी कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी पा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में जाकर आप कोई भी अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन की घंटी को दबा लिया हो। तो चलिए, आबादी की ज़मीन अपने नाम कैसे कराएं। देखिए, आबादी दो किस्म की होती है। एक आबादी वो होती है जो श्रेणी 6(2) की ज़मीन में आती है, वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। इस प्रकार की आबादी भूमि की ना तो आप रजिस्ट्री करा सकते और ना ही इस प्रकार की भूमि को आप अपने नाम ले सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसके पूर्वज काफ़ी दिनों से गांव के बीच में रह रहे हैं और वह व्यक्ति अपनी उस भूमि को बेचना चाहता है तो बशर्ते उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। लेकिन रजिस्ट्री किस आधार पर होती है कि आसपास का उसका पूरा ब्यौरा लिखा जाता है, हुलिया कि किस जगह पर वह भूमि स्थित है, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं होता है। कुछ साथी मुझसे फ़ोन पर पूछते हैं कि हमने एक आबादी की भूमि ली जो गांव के बीच में है, हमने उसकी रजिस्ट्री कराई, लेकिन उसके बाद अब हम दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो क्या करें। देखिए साथियों, मैंने पहले कई वीडियो में बता भी रखा है कि गांव के अंदर दो प्रकार की भूमि होती है, यानी कि खतौनी दो प्रकार की होती है। एक भूमि वो होती है जिसमें जमींदारों का लेखा जोखा होता है, और दूसरी खतौनी वो होती है यानी दोयम खतौनी, जिसके अंदर ग्राम कि जितनी भी सरकारी भूमि है सब का हाल ब्यौरा उस दोयम खतौनी के अंदर होता है। खसरा क्या है? खसरा वो चीज़ है जो हर 6 महीने बदलता है, लेकिन उसके अंदर जो भी होता है, कोई भूमि आबादी में है तो खसरे में लिखा जाएगा कि ये आबादी में भूमि है, फसल नहीं दे रही है, कब से फसल नहीं दे रही है, या इस भूमि के अंदर किसी प्रकार का वन है, या फिर किसी प्रकार की कोई अन्य रबी की खरीफ की फसल पैदा हो रही है, तो हर 6 महीने आपका पटवारी लेखपाल इस प्रकार से खसरे को यानी अपडेट करता है। और अगर आप गांव के बीच में रह रहे हैं और आपकी वो भूमि है, आप उसे बेचना चाहते हैं, आपने वो बेच भी दी है, आपके पूर्वजों की भूमि है, पूर्वजों की भूमि के बाद आप कहते हैं कि इसका दाखिल खारिज भी हूँ, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई से लड़ता है, वो कहता है कि बेनावा मेरे पास है, तेरा क्या है। तो इस प्रकार से कई मामले परिवार के अंदर ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसमें यही है कि ऐसी भूमि जो गांव की आबादी के बीच में है तो ऐसी भूमि का रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन ऐसी भूमि का दाखिल खारिज नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी ग्राम के अंदर चकबंदी चल रही है, तो चकबंदी के अंदर अगर कोई भूमि गांव के पास में लग रही है तो वह आबादी में दर्ज हो गई, या आबादी गोयरा लिखा हुआ होता है, तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उसका दाखिल खारिज होता है, क्योंकि उसका खसरा नंबर भी होता है। और जिस भूमि का खसरा नंबर होता है उस भूमि के अंदर अगर आप प्लॉट लेंगे तो उसका दाखिल खारिज होता है। पैतृक संपत्ति पर कब्जा। देखिए, अगर आपके बाप दादाओं की कोई भूमि है और उसके ऊपर कब्जा करता है, यानी कि जबरन उसके ऊपर कोई व्यक्ति कब्जा करता है, तो आपका अधिकार है कि उस कब्जे को रोकना। लेकिन अगर आपके अधिकार में ऐसा नहीं होता है, पैतृक संपत्ति पर आपकी कब्जा कोई व्यक्ति करता है, तो आपको यानी कि न्यायालय की शरण देनी चाहिए, या फिर आपके अंदर अगर इतना दम है कि आप उस व्यक्ति से अपनी भूमि को छुटा सकते हैं तो छुटा देना चाहिए। पैतृक संपत्ति के ऊपर इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को, यानी कि कोई व्यक्ति कब्जा करने की चाह में हो और ऐसे व्यक्ति को आपके द्वारा उसे शरण दे दी गई हो, पैतृक संपत्ति आपकी हो, क्योंकि
लिमिटेशन एक्ट 1963 इसी बात को बताता है। अगर किसी व्यक्ति का 30 साल से कब्जा है और उसे 12 साल हो जाते हैं और उस 12 साल के अंदर जिस व्यक्ति की वो पैतृक संपत्ति है वो व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनन कार्रवाई नहीं करता है, तो जितना भूमि का अधिकार उस पैतृक संपत्ति वाले को हो, इतना ही भूमि का अधिकार उस कब्जा करने वाले को भी हो जाता है। बेहतर यही है कि पैतृक संपत्ति पर बाप दादाओं की जो भूमि होती है उसे कब्जे से बचाने के लिए आपको उस भूमि के ऊपर अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है तो ऐसी भूमि के ऊपर अपनी चारदीवारी या किसी प्रकार का तार बाड़ या इस प्रकार से जिस प्रकार से वह सेफ रख सकता है, इस प्रकार से उसे सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कई मामले गांव के अंदर देखने को ऐसे मिलते हैं कि ज़मीन उसके पूर्वज के नाम, लेकिन उस ज़मीन पर आज काबिज कोई और है, यानी कि पैतृक संपत्ति उस व्यक्ति की थी और आज उस पर काबिज कोई और व्यक्ति है। तो पैतृक संपत्ति का मतलब भी यही है कि अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति कब्जे में है तो आपको उसके खिलाफ न्यायालय में जाना चाहिए या फिर उस व्यक्ति से कब्जा छुड़ाने के लिए आपको हर हथकंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। कानूनन तौर पर पैतृक संपत्ति वही संपत्ति होती है जो बाप दादाओं की होती है, जो श्रेणी 1 क की ज़मीन के अंतर्गत आती है। मान लीजिए कोई जमींदार था और उसकी भूमि श्रेणी 1 क की भूमि थी, यानी कि वो जो है खातेदार व्यक्ति था, सह खातेदार नहीं था, उसके पूर्वजों से उसे विरासत मिली हुई थी। और पैतृक संपत्ति भी वही होती है जो पूर्वजों से श्रेणी 1 की भूमि जो पूर्वजों से चली आ रही है, इस प्रकार की भूमि को पैतृक संपत्ति कहते हैं। यानी कि अगर कोई गांव के अंदर आपके जमींदार है, सन 1950 से पहले भी वह व्यक्ति श्रेणी 1 क का जमींदार था और आज भारत के अंदर 75 वर्ष गुजर जाने के बाद आज भी वह व्यक्ति श्रेणी 1 क का यानी काश्तकार है यानी जमींदार है, तो ऐसा व्यक्ति के जो पोते पड़पोत्र होते हैं उन्हें में पड़पोत्र उस भूमि को पैतृक संपत्ति कहने का अधिकार है। यानी कि उन बच्चों की जो उनके पूर्वज थे, उन बच्चों की पैतृक संपत्ति वही कहलाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को ठान ले कि मैं अपने पिताजी या फिर अपने बाबा जी का कत्ल कर दूं और कत्ल करने के बाद वह संपत्ति मेरे नाम आ जाएगी, तो ध्यान से सुनना यह बात, वह संपत्ति का अधिकारी नहीं रहता है। चाहे भले ही सगा उसका पड़पोत्र हो, चाहे उसका दत्तक पुत्र हो, चाहे उसका खुद का बेटा हो, अगर कोई व्यक्ति यानी कि संपत्ति के लालच में अपने पिता और बाबा या ताऊ या फूफा या किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति का कत्ल कर देता है और मामला ये समझ में आ जाता है कि यह कत्ल केवल संपत्ति के लिए किया गया है, तो ये नियम है उस व्यक्ति को यानी कि बेदखल कर दिया जाता है। वो व्यक्ति को उस व्यक्ति की संपत्ति लेने का कोई अधिकार नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने किसी का कत्ल कर दिया, यानी अपने बाबा का, पिता का या फिर फूफा का या इस तरीके से जो भी रिश्ते में लगता है और किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब FIR होती है तो उसके अंदर सब मामला लिखा जाता है कि इस प्रकार से इस व्यक्ति का मर्डर किया गया है और इस प्रकार से इस व्यक्ति की पैतृक संपत्ति का ये उत्तराधिकारी था और इस व्यक्ति ने यानी संपत्ति के लालच में आकर ऐसे व्यक्ति को यानी मौत के घाट उतार दिया, तो इस व्यक्ति को अब संपत्ति का, चाहे भले ही उसका पैतृक संपत्ति हो, वो उसका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। ये कानून कहता है इस बात को। ग्राम समाज की भूमि पर किसका अधिकार है? सीधी सी बात है, ग्राम समाज की भूमि पर गांव के रहने वाले लोगों का अधिकार है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर ग्राम समाज की भूमि पर जबरन कब्जा कर और उस गांव का नहीं रहने वाला है और कब्जा करके उस भूमि को अपनी बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी होगी
और ऐसा व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद ऐसे व्यक्ति को जुर्माना भी होगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गांव के अंदर भी रहने वाला है, बेवजह किसी भूमि पर अतिक्रमण करता है या किसी तरीके से उस भूमि को कब्जाता है, तो उस भूमि को कब्जाने के कारण भी उसके ऊपर मुकदमा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास आवासीय भूमि नहीं है और वह ग्राम समाज की भूमि को कब्जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को छूट है, वह ऐसी भूमि के ऊपर अपना मकान बना सकता है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। आपका कोई भी सवाल है मेरी वीडियो के नीचे लिखिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।